अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लाउड्स एलिमेंट्स ऑफ वेदर में हमने पढ़ा कि क्लाउड उसका एक वाइटल कंपोनेंट है और वेदर स्टेशन पर क्लाउड्स और क्लाउड कवर को भी मेजर किया जाता है। क्लाउड्स क्या है? वाटर, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स या टाइनी आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं: सिरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस। इसके अलावा और भी इसकी क्लासेस हैं जो कि इन तीनों के मिलने से ही बनती हैं। क्लाउड कवर को मेजर, क्लाउड टाइप्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अलावा क्लाउड कवर को भी मेजर किया जाता है। क्लाउड कवर से मुराद हाउ मच पार्ट ऑफ द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स, कि आसमान का कितना हिस्सा क्लाउड से ढका हुआ है। और इसको एक मेट्रोलॉजिस्ट सिंपल आई ऑब्जर्वेशन से मेजर करता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स, और उसको फिर मुख्तलिफ सिंबल से शो किया जाता है जो कि ऑक्टाज ऑफ क्लाउड कहलाता है, जो कि सामने सिंबल्स दिए गए हैं। ये सिंबल शो करते हैं कि हाउ मच पार्ट ऑफ द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड। इसके बाद सनशाइन रिकॉर्डर होता है जो कि ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन को रिकॉर्ड करता है किसी भी वेदर स्टेशन पर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो 1879 में इजाद किया जॉर्ज गैब्रियल स्टोक ने, जो सनशाइन की ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करता है। ये इसकी शेप होती है जिसमें एक ग्लास बॉल होता है। तो इस ग्लास बॉल का फंक्शन क्या होता है कि सन रेज को ये फोकस करता है किसी एक पॉइंट के ऊपर। नीचे जो बाउल शेप है ब्लैक कलर का, उस के ऊपर ये फोकस करता है। उस में एक हीट सेंसिटिव स्ट्रिप इंस्टॉल होती है। उस हीट सेंसिटिव स्ट्रिप के ऊपर जब सन रेज फोकस होती हैं तो वो उसके ऊपर डार्क कलर का निशान पड़ जाता है। एट द एंड ऑफ द डे उस स्ट्रिप को निकाला जाता है और उससे ऊपर स्केलिंग हुई होती है आवर्स की, जिससे मेजर किया जाता है कि हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ द डे, किस दिन में कितने ड्यूरेशन सनशाइन हुई है, धूप चमकती रही। इसके बाद वेदर स्टेशन वो जगह होती है कि जहाँ पर वो फैसिलिटी होती है कि जहाँ पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमने पीछे पढ़े या इससे पिछले लेक्चर में पढ़े, ये सारे इंस्ट्रूमेंट उस एक पॉइंट के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। वो वेदर स्टेशन कहलाता है। उन सब की रीडिंग कंटिन्यूसली रिकॉर्ड की जा रही होती है। वेदर स्टेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ये सरफेस वेदर स्टेशन है। आमतौर पर किसी लैंड एरिया के ऊपर जब वेदर स्टेशन इंस्टॉल होता है तो वो इस शक्ल में होता है, और उस पर सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड सरफेस ऑब्जर्विंग सिस्टम भी होते हैं। ये भी एक वेदर स्टेशन की टाइप है जो आमतौर पर एविएशन के लिए बनाया गया है और एयरपोर्ट्स पर ये इंस्टॉल होता है और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिकॉर्ड करके एविएशन को प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे उनको फ्लाइट ऑपरेशन में मदद मिल रही होती है। इसके अलावा साइनोप्टिक वेदर स्टेशन होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ जगहों पर ये इंस्टॉल होते हैं और साइनोप्टिक स्केल के ऊपर ये वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। और साइनोप्टिक आवर्स में ये कर रहे होते हैं, यानी कि एट अ डिफरेंस ऑफ 6 आवर्स, हर 6 घंटे के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसको बाज़ बार इंटरमीडिएट साइनोप्टिक आवर्स में, यानी कि हर 3 घंटे के बाद भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को ये साइनोप्टिक वेदर स्टेशन लिंक्ड होते हैं WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये स्पेशल फॉर्मेट में जो डाटा को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होते हैं WMO के साथ और उसको डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे से साइनोप्टिक स्केल पर
वेदर फोरकास्टिंग की जा रही होती है। इसके बाद ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस होते हैं। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस होते हैं जो कि रिमोट एरियाज में आमतौर पर इंस्टॉल होते हैं। इन एरियाज पर जहाँ पर वेदर स्टेशन आप कायम नहीं कर सकते, यहाँ जहाँ पर इंसान का जाना मुमकिन ना हो, रिमोट एरियाज में, जैसे माउंटेनियस एरियाज में, ग्लेशिएटेड एरियाज में, जहाँ पर दीगर मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स या मैनुअल वेदर स्टेशन इंस्टॉल करना आसान नहीं होता और डेली बेसिस पर रीडिंग लेना आसान नहीं होता, उस जगह पर फिर ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस इंस्टॉल किए जाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो अंटार्कटिका में साइंटिस्ट इंस्टॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसमें कि एक रिमोट एरिया में इंस्टॉल किया जाता है, यहाँ पर मैनुअल वेदर स्टेशन इंस्टॉल करना मुमकिन नहीं होता। तो ये एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट सारे इंस्टॉल हैं, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट पावर सोर्सेज रखे जाते हैं, जैसे बैटरीज और मल्टीपल पावर सोर्सेज रखे जाते हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए या पावर प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें बैटरीज इंस्टॉल होती हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इसमें सन शाइन सोलर पैनल इंस्टॉल होता है जो यहाँ पर विजिबल भी है। इसमें एक सोलर पैनल इस पोल पे लगा हुआ है। सोलर पैनल सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इन इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड कर रहा होता है। या इसके अलावा इसके ऊपर एक विंड टर्बाइन या विंड मिल इंस्टॉल होता है जो विंड पावर को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी में और इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरह मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रखे जाते हैं इस ऑटोमेटिक पावर स्टेशन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में। इस तरह एक वेदर नेटवर्क बनता है WMO का, जो कि लैंड बेस्ड वेदर स्टेशन का नेटवर्क होता है जो ग्लोबली लिंक्ड होते हैं आपस में और WMO के साथ, और ये ग्लोबल लेवल पर या साइनोपिक लेवल के ऊपर ये वेदर फोरकास्टिंग में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसको मेसोनेट्स कहा जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशन का इदारा है जिसका काम एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का डेटा कलेक्ट करना है। इसके मुख्तलिफ रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं। ये 10 बड़े इसके मेजर रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जिसमें जो अहम ममालिक हैं उन में ये मौजूद हैं। इसमें चाइना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। इसके अलावा और भी रीजनल सेंटर्स हैं। इन 10 सेंटर्स के अलावा और भी रीजनल सेंटर्स हैं जो डाटा कलेक्शन और फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, जो इस मैप के ऊपर शो किए गए हैं। टाइप्स ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन जो वेदर स्टेशन के ज़रिए से कलेक्ट की जा रही होती है वो 3 तरह की। एक सरफेस ऑब्जर्वेशन है जो लैंड ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल है और सी ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल है। फिर इसके अलावा सरफेस से ऊपर अपर एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन है जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एरोप्लेन्स, रेडियो साउंड्स वगैरह के ज़रिए से हासिल की जाती है। और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन है जो स्पेस सैटेलाइट्स से रिकॉर्ड की जा रही होती है। सरफेस के ऊपर, लैंड एरिया के ऊपर तो हम पढ़ चुके हैं कि वेदर स्टेशंस का एक बड़ा नेटवर्क है जो ग्लोबली लिंक्ड हैं WMO के साथ।
लेकिन सी सरफेस का डाटा भी हमें चाहिए होता है। उसके लिए जो सिस्टम है उसको हम ओशन डाटा एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं, जिसके ज़रिए से सतह समंदर के ऊपर से वेदर डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है। उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? एक तो वेदर शिप्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के शिप्स होते हैं जो वेदर डाटा, जिसके ऊपर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल होते हैं, जो वेदर डाटा सी सरफेस का कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा बॉयज़ हैं, वेदर बॉयज़ जो सतह समंदर के ऊपर छोड़े जाते हैं और उसके ऊपर वेदर इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होते हैं और वेदर डाटा कलेक्ट करते हैं। ये एक वेदर बॉय है, ये फ्लोटिंग डिवाइस है जो कि सतह समंदर के ऊपर छोड़ा जाता है और उस और ये सी सरफेस के ऊपर डाटा कलेक्ट करता है वेदर के डिफरेंट एलिमेंट्स का, क्योंकि सी सरफेस के ऊपर वेदर स्टेशन नहीं होते या इंस्टॉल नहीं किए जा सकते। इस वजह से वेदर वॉइस का नेटवर्क मौजूद है वेदर डाटा कलेक्ट करने के लिए। ये भी एक वेदर वाई है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि सतह समंदर के ऊपर छोड़ा गया है और वेदर डाटा कलेक्ट कर रहा है। ये इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है वेदर बॉय का, कि इसके ऊपर एक ट्यूब होती है, एयर फिल्ड ट्यूब, जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसको डूबने नहीं देती, और इसके ऊपर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट वेदर इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसके नीचे एक एंकर को लटकाया जाता है जो कि पानी में बहुत गहराई तक डूबा हुआ होता है, जो इसको मूव करने से रोकता है, जिसकी वजह से इस एंकर की वजह से ये पानी के ऊपर फ्रीली फ्लोट नहीं होता है, बल्कि ये एक अपनी पोजीशन के ऊपर कायम रहता है। और इसके अलावा उस नीचे जो है, जो रोप जो है या रस्सा जो है जो लटकाया गया है एंकर के साथ, उसके ऊपर भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्टॉल होते हैं या अटैच होते हैं, जो सी सरफेस टेम्परेचर और प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी कि ऊपर ट्यूब के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एयर टेम्परेचर या एयर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, और नीचे सी सरफेस टेम्परेचर यानी पानी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए नीचे भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा सरफेस पर लैंड सरफेस के ऊपर या सी सरफेस के ऊपर डाटा रिकॉर्ड करने के अलावा हमें अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी यानी कि सरफेस से ऊपर की एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। उसके लिए भी मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसको वेदर रिकॉनेसेंस भी कहते हैं, यानी कि एक बड़ा चेंज आया वक्त गुजरने के साथ, जिसके नतीजे में अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को भी रिकॉर्ड किया जाने लगा, जो कि पुराने ज़माने में पॉसिबल नहीं था। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए उसमें एयरक्राफ्ट या वेदर बैलून्स वगैरह इस्तेमाल हुए, जो कि अपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एरोप्लेन्स यूज है जिनको हरिकेन हंटर्स का नाम दिया जाता है, जो कि हरिकेन्स या साइक्लोन्स जो आते हैं उसको ऊपर से फ्लाई करते हैं और उसकी वेदर कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक एरोप्लेन है जिसको हरिकेन हंटर कहा जाता है। नोआ का है, ये नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका के इदारा है, उसका ये एरोप्लेन है जिनको हरिकेन हंटर्स का नाम दिया जाता है। इसके ऊपर इसके नीचे जो है वेदर इंस्ट्रूमेंट सारे इंस्टॉल होते हैं और ये फ्लाई करता है उसके हरिकेन के ऊपर से या साइक्लोन के ऊपर से, और उस साइक्लोन या हरिकेन की जो वेदर कंडीशंस हैं उसको रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स अपर एटमॉस्फेरिक
अपर एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं वो रेडियो साउंड कहलाते हैं, ये जिसको वेदर बैलून भी कहते हैं। जो बैलून नुमा एक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसको हीलियम फिल्ड बैलून होता है, जो कि छोड़ा जाता है हवा में और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट पैकेज जो है सस्पेंडेड होता है, जो कि अपर एटमॉस्फेयर की वेदर कंडीशंस को रिकॉर्ड करता है। ये भी इस पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बैटरी पावर्ड होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली कम्युनिकेटेड होते हैं ग्राउंड के ऊपर। रिसीविंग जो स्टेशन होता है उसको ये डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं टेलीमेट्रिक मेथड के ज़रिए, यानी ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए से। और ये सारे आल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो कि वेदर स्टेशन पर रिकॉर्ड होती हैं। रेडियो साउंड की एक टाइप ओजोन साउंड भी होता है, जो ओजोन के एरिया तक जाते हैं और ओजोन कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं। ये रेडियो साउंड की एक शेप होती है, जी एक बैलून शेप्ड होता है, हीलियम फिल्ड बैलून होता है, हीलियम गैस इसमें भरी होती है, जिस वजह से ये अपवर्ड मूव करता है। और इसके नीचे एक इंस्ट्रूमेंट पैकेज लटका हुआ होता है, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इसको ट्रेस किया जा रहा होता है, इसकी लोकेशन। और जब रिकॉर्ड कर ली जाती है तो उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली इस बैलून को बस्ट कर दिया जाता है। जब बैलून बस्ट होता है तो ये वापस डाउनवर्ड आते हैं। जब डाउनवर्ड आते हैं तो इनका पैराशूट ओपन हो जाता है। उस पैराशूट के साथ ये लटक कर जो इंस्ट्रूमेंट पैकेज है वो दोबारा सरफेस पर आ जाता है। इसके बाद रेडियो साउंड की ही एक शक्ल रैविन साउंड होती है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में रडार विंड साउंड की। रैविन साउंड वो रेडियो साउंड होता है जिसकी पोजीशन को ट्रैक किया जा रहा होता है और उस ट्रैक्ड पोजीशन पर ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि इसकी पोजीशन कितनी हाइट के ऊपर है वो मौजूद है, उसकी पोजीशन को ट्रैक किया जा रहा होता है। और आप जिस पोजीशन पर उसको लेकर जाना चाहें उसको आप लेकर जा सकते हैं। अगर आपको 5 किलोमीटर हाइट का डाटा चाहिए तो आप उसकी पोजीशन को ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर आपने उसको और ऊपर लेकर जाना है तो आप 10 किलोमीटर की हाइट तक, तो आप उसकी पोजीशन को ट्रैक कर 10 किलोमीटर तक लेकर जा सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप साउंड होता है। ड्रॉप साउंड वो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो एरोप्लेन से ड्रॉप किया जाता है। आमतौर पर ये किसी साइक्लोन वगैरह के इनर पार्ट का अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए फिर आप एरोप्लेन से उस के सेंट्रल पार्ट में ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉप करते हैं, जिसको ड्रॉप साउंड कहते हैं। वो उसके इनर पार्ट में ड्रॉप किए जाते हैं और वो उसके अंदरूनी हिस्से की जो कंडीशंस हैं उसको रिकॉर्ड करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है एक ड्रॉप साउंड का। उसके ऊपर भी एक पैराशूट होता है जो जिसके साथ वो लटक कर स्लोली डाउनवर्ड मूव करता है और इसके अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होते हैं। इस बार रडार एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आज कल के वेदर स्टेशन का। रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जो वेदर स्टेशन पर इंस्टॉल होता है और इसका काम प्रेसिपिटेशन को एक्यूरेटली मेजर करना होता है। इसके ज़रिए से आप क्लाउड्स और क्लाउड्स में मौजूद वाटर को एक्यूरेटली फोरकास्ट करते हैं, या जो स्टॉर्म्स या थंडर स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज या हरिकेन्स जो उस एरिया में मौजूद हैं या विजिबल हैं उसको आप एक्यूरेटली मेजर करते हैं। इसके बाद वेदर सैटेलाइट्स, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो वेदर की फील्ड में इस वजह से वो वेदर सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं और वो अर्थ सरफेस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं और वेदर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और ग्राउंड पर मौजूद जो डाटा रिसीविंग सेंटर्स हैं वहाँ डाटा
ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और उस स्पेस डेटा की बुनियाद पर ग्लोबल वेदर को मॉनिटर किया जा रहा होता है। ये एक है शक्ल इसकी वेदर सैटेलाइट की। वेदर सैटेलाइट आमतौर पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, और ये डाटा कैप्चर कर रहे होते हैं स्पेस से और उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पर, और वहाँ उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है और उसकी मदद से वेदर फोरकास्ट की जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम है वेदर डाटा कलेक्शन का, जिसमें वेदर स्टेशन इन्वॉल्व हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल हैं, वेदर शिप्स, वेदर बॉयज इन्वॉल्व हैं, एरोप्लेन्स, रेडियो साउंड, रेवन साउंड्स, रडार और वेदर सैटेलाइट्स, ये सब इन्वॉल्व हैं वेदर डाटा कलेक्शन में। ये एक समरी स्लाइड है जिसमें आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट शो किए गए हैं कि एरोप्लेन्स के ज़रिए से डाटा कलेक्ट हो रहा है, वेदर बॉयज़ के ज़रिए से, वेदर शिप्स के ज़रिए से, वेदर स्टेशन के ज़रिए, रेडियो साउंड और सैटेलाइट्स के ज़रिए से ये डाटा कलेक्ट हो रहे हैं। और ये डाटा जो है WMO के पास रिसीव होते हैं, जहाँ पर इनको कंप्यूटर्स की मदद से इसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसकी मदद से फोरकास्टिंग की जाती है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।